जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की 17th वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड होने वाला है। 3 डेज बैक टू बैक फिजिक्स चली है आपकी, ठीक है। तो आई होप अब आप खुश होंगे। प्लस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें, ठीक है। एक राइट पर्सन जिसको इसकी ज़रूरत है इस वक्त, जिसको आइडिया चाहिए एयरफोर्स एक्स का एग्ज़ाम कैसा होता है, चाहे उसमें मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे उसमें आपका एयरफोर्स वाई के एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ आए या जर्नल साइंस आए, सभी चीज़ों का मैं एक राइट कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं अपने लेवल पे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको शेयर करें, ठीक। तो आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। विद इन 30 सेकंड आपको आंसर को पिक करना है। सिर्फ कल 2 बच्चों ने मेरे को आई थिंक अपना कमेंट स्कोर किया था कि भाई मेरा इतना स्कोर आया, उनके एक के 7 नंबर थे, एक के 8 नंबर थे। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट अपना ज़रूर मेंशन करें कि मेरे कितने नंबर आए हैं इस टेस्ट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ गलती क्या करेगा बच्चा, वो ऑप्शन ही एलिमिनेट कर रखा है मैंने अभी। चलो फिर भी ना, हाँ डिस्कस करूँगा उस चीज़ को। लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेटेंट हीट होती क्या है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए लेटेंट हीट क्या होती है, ड्यूरिंग फेस चेंज हम बॉडी को जो एनर्जी देते हैं या फिर उसके अंदर जो एनर्जी रहती है, ठीक है, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रहता है, ठीक है। उस दौरान जो हम उसको हीट दे रहे हैं वो क्या कहलाती है, उसकी लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट के दौरान आपका फेस चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा के दौरान आपका फेस चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखूं, लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, क्यू इज इक्वल टू एम एल। अब जिन बच्चों को लेटेंट हीट के बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ हीट के बारे में पता है और वो डायरेक्ट इसका डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढेंगे M1L2T-2, जो कि ऑप्शन में शायद मैंने दिया ही नहीं है। क्लियर, तो उनके हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट लेटेंट हीट हो गया, जैसे एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायमेंशन M1L2T-2, बट सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो नहीं होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अलग होती हैं इनमें, तो उसी को ध्यान रखना है हमको। जैसे लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का भी अपने आप में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होता। स्पेसिफिक हीट का आपको कमेंट में मेंशन करना है कि क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर लेटेंट हीट का देखो तो L लेटेंट हीट कांस्टेंट, तो Q/m, ठीक है। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2, ठीक है। मास का क्या हो गया m, तो m से m उड़ गया, बचा कितना M0L2T-2। कोई मेंशन हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। M0L2T-2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, if the angle between two vectors of magnitude 3 and 5 is 90 degree then the value of their scalar product, अगर दो सदिश राशियों का परिमाण 3 और 5 है और उनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो फटाफट बताओ क्या हो सकता है राइट आंसर। आई होप सबका आंसर सही आए। देखिए, ओ सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन पे चले गए हम, ये सेकंड क्वेश्चन था। देखो, दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 और 5 दे रखा है, जबकि उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री दे रखा है और उनका अदिश गुणनफल पूछ रखा है। अदिश गुणनफल आप सभी को पता है, ए डॉट बी, मैं वेक्टर को ए और बी मान लेता हूँ, आपकी इच्छा है कि एक्स और वाई मान लेना, तो ए बी कोस थीटा यही होता है, ठीक है। ये 3 ये 5 पर उन दोनों के बीच का कोण कितने 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो आंसर कितना आएगा 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। बट जब मैंने यही देखा ना, सीधा 90 डिग्री ही देख लिया, तो मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमको ये प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए कि दो अदिश राशियों ना सॉरी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ठीक है, 0 होता है अगर उनके बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा होता है 90 डिग्री। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज 0 इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टाइमर ऊपर है। ए ब्लॉक ऑफ 10 kg placed on horizontal floor exert a horizontal force of 100 न्यूटन
If a coefficient of friction between the block and the floor is 0.5, then the acceleration of the block will be, ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है सरफेस पे, सोचो क्या हो सकता है आपका राइट आंसर। देखिए अब यहां पर देखने के लग रहा है कि कुल फोर्स उस पर 100 न्यूटन ही लग रहा है। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं बना, ये थोड़ा कर्व भी बन गया। देखिए ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो मास रखा है वो कितने केजी का है, 10 केजी का मास है, और आप इस पे आगे की ओर एक फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की ओर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा, पीछे की ओर, बिकॉज हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फार्मूला होता है, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन होता है न्यू इंटू आर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। जितना इसका mg होता है नीचे की ओर, उतना ही इसका रिएक्शन फोर्स होता है r, तो न्यू इंटू में mg, ठीक है। तो ये फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, बट हम आगे की ओर 100 लगा रहे हैं, पर 100 एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। उस 100 का कुछ भाग किसको, कौन खत्म कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं जो टोटल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, बॉडी जा तो आगे ही रही है, तो F माइनस में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। F कितना है, 100 न्यूटन, न्यू कितना है 0.5, मास कितना है 10, और आपका G कितना है 10, क्लियर। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 100, ये इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे 1/2, 5, 50 न्यूटन ही फोर्स उसको आगे की ओर लेके जा रहा है। और नेट फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए का मान, अब मास कितना है 10, तो 10 से भाग दे दो, आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। फिर से रिपीट करता हूं, कह रहा एक बॉडी को 100 न्यूटन से वो आगे की ओर लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगा, न्यू इंटू mg पीछे की ओर लगा। m का मान पता है आपको 10 kg है, g का मान पता है आपको 10 kg, फ्रिक्शन का मान पता है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान पता है 0.5, मतलब 1/2। तो इसको सोल्व करा तो 50 न्यूटन ही फोर्स आगे की ओर लेके जा रहा है इसको। तो अगर इसको 50 न्यूटन आगे की ओर फोर्स लेके जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, ma is equal to 50 Newton, then a is equal to 50/10, then a is the 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा when the listener is moving away from a stationary source, then the frequency of the tone here, ठीक है। जब एक श्रोता किसी स्थिर स्रोत से दूर जाता है, तो सुने गए स्वर की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, बराबर रहती है, नन ऑफ दिस। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट लगेगा एक तरह से यहाँ पे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे राम खड़ा था, ठीक है, और श्याम की इससे लड़ाई हो गई। अब श्याम इससे दूर जाए जा रहा है, अब राम बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, यहाँ पे इसको आवाज़ लगा रहा है। ये दूर जाएगा तो इसको आवाज़ कम सुनाई देगी, मतलब वहाँ पर जो उसकी स्वर की आवृत्ति है, ठीक है, इसको जो सुनाई देगी इसकी, ठीक है, वो क्या होगी, पहले से कम होगी, क्लियर। तो राइट आंसर इज द बी, लेस इज द राइट आंसर, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, the self inductance of a conductor coil with 600 tons is 108 millihenry, then the similar coil ऑफ ट्रंस, ये ट्रंस आएगा यहाँ पे 500 को ट्रंस कॉइल विल हैव, 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व आपका 108 है, तो दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व क्या होगा, आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। छोटा सा फार्मूला बनता है, अगर थोड़ी सी गलती करी तो खत्म का आंसर आपका। जो एल होता है, ठीक है, स्वयं प्रेरकत्व, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के या नंबर ऑफ टर्न्स के, सोचो, ठीक है, दिमाग लगाओ। फार्मूला तो आपको बुक में अभी देखना है, जाते वीडियो खत्म होती है, तो n स्क्वायर आता है, ठीक है। अब L1 दे रखा है कितना 108, N1 दे रखा है आपका कितना 600, तो पहले लिख लो N1 600 है, N2 500 है, L1 108 है, L2 आपको निकालना है, ठीक है। बस अब रख दो क्वेश्चन को 108 बटे में L डैश मान लिया मैंने उसको, तो 600 बटे में 500 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है।
दो जीरो से दो जीरो गए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 108 L1। ये इसकी टेबल पे कितने पे गया 3 पे, सॉरी 3 पे गया, ठीक। और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल डैश की वैल्यू कितनी आएगी 75 मिली हेनरी, ठीक है। एल डैश जो आपका नया प्रेरकता स्वयं प्रेरकता होगा वो कितना होगा आपका 75 मिली हेनरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आपको बस डायरेक्ट ये फार्मूला पता होना चाहिए था कि भाई जो स्वयं प्रेरकता होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है, कुंडली के फेरों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप, आपने 12th क्लास में ऑप्टिक्स में पढ़ा था, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ लेंस विद 40 डायोप्टर कैपेबिलिटी, इट्स मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैपेसिटी विल बी। एक सरल सूक्ष्मदर्शी आपका 40 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस से बना है, तो इसका अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। देखो आपको पावर दे रखी है, सबसे पहले अगर जो हमको निकालना है मैग्निफिकेशन, ठीक है, आवर्धन क्षमता जो निकालनी है उसका फार्मूला होता था ये, ठीक है। याद करो 12th क्लास में आपने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से और रे यूं गई थी, इनको पीछे खींचा था, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ फाइनल इमेज बनी थी, तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाते हो। डी का जो मान होता है वो होता है कितना 25, ठीक है। एफ मेरे को पता लग जाए, मेरे को एफ पता लग जाएगा क्योंकि मेरे को पता है कि एफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 100 बाय एफ होता है। देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 100 बाय 40 हो जाएगा। प्लस का है तो प्लस का रखूंगा, तो प्लस का 2.5 आ जाएगा, दो जीरो गए तो 2.5, तो 2.5 यहाँ बचा, 2.5 पे ये कितने पे गया 10 पे, 10 + 1 कितना हो गया 100। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ये फार्मूला याद रखना है, और याद रखना है क्या साथ में एक चीज़ कि यहाँ पर ये प्लस है या माइनस है, अदरवाइज तो ये तो चीज़ हमको पता था। ये कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, जो पावर होती है, वो आपकी क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। कनकेव की क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है, क्योंकि उसका नेचर डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग टू एल लेंथ इज 20 जूल। अगर आप एक वायर को एल लेंथ तक खींचते हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है 20 जूल होती है। अब आप उसी स्प्रिंग को एल और खींच रहे हो, ठीक है, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो इंग्लिश में स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर लग रहा है मेरे को। दिस स्प्रिंग देन इज स्ट्रेच्ड मोर टू एल लेंथ देन द नेसेसरी वर्क, ठीक है। आपने और एल लेंथ को खींच दिया। आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है 1/2 kx², ठीक है। क्या होता है 1/2 kx², या फिर आप इसको आप इसी के टर्म में लिखूँ तो मैं ये लिख दूंगा u इज इक्वल टू 1/kl²। और अगर मैं जब भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हमने 5 सेंटीमीटर खींच दिया, 5 सेंटीमीटर और खींचा, ठीक है, तो आप क्या लिखते थे, जो फार्मूला होता था वो आपका कुछ ऐसा फार्मूला नहीं आता था, ठीक है। मतलब L तो आपने पहले खींचा, L और खींचा तो x2 का मान कितना हो गया 2L, इसका मान L ही रहा, तो U/U' इक्वल टू 1/2 k, तो k ही रहेगा, ठीक है। 2L का होल स्क्वायर माइनस में L का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। 1/2 से 1/2 उड़ गया, 1 और k से k उड़ गया। U का मान कितना था 20, अब जो आएगा वो नया आएगा आपका वैल्यू L² डिवाइड बाय में यहाँ पर 4L² माइनस L², तो 3L², L² से L² उड़ गया। U' का जो मान आया वो कितना आया 60 जूल आया। क्लियर, आंसर कितना आया 60 जूल। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब एक तरीका और क्या हो जाता है, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे L और खींचा तो 2L के लिए निकाल लेते हो, यानी कि इस फार्मूले का यूज़ करके 12 के लिए निकाल लेते हो, ठीक है। तो फिर उसको घटाते हो, उसमें एरर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घटाना अगर भूल गए तो ख़त्म हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमको ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने एल लेंथ खींचा था तो 20 जूल एनर्जी स्टोर हुई थी उसमें, पोटेंशियल एनर्जी।
अब उसको आप और लेंथ खींचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो आवश्यक जूल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो कितनी होगी? तो आंसर कितना आएगा? 60 जूल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। In the given figure, if m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg and f is equal to 80 Newton, then the force of friction is 0, then the value of the stress force is, ठीक है। यदि आपको m1 और m2 का द्रव्यमान दिया हुआ है और आप f बल से उसको आगे की ओर लेके जा रहे हो, तो रस्सी के बीच में जो तनाव आएगा वो आपको बताना है कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। पहले डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब एग्जाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो अब यहाँ से हम आगे वाली वीडियोस में भी डायग्राम के क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर बल यहाँ लग रहा है तो त्वरण भी इसी ओर होगा, ठीक है। तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सीलरेशन टोटल, ठीक है। एफ नेट कितना है? 80 न्यूटन का। मास कितना है? देखो ये इस पे भी यही एक्सेलरेशन होगा, इस पे भी यही, तो 10 + 5 15 गुणा में 1, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 80/15। अब देखो तनाव यहाँ पर है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ना बना लूँ? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही मेरे को पता लग गया कि यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है रस्सी का तनाव इंटू में मास इंटू एक्सेलरेशन भी इसी तरफ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स तो टी ही लग रहा है यहाँ पे, इंटू m1। ए की मान कितना है? ए का मान है 80/15, ठीक है। m1 कितना है आपका? 5, तो 5 गुणा में 80/15, तो 5 × 5 5 × 15। इसको सोल्व करते हो 26.6 न्यूटन आता है, ठीक है। राइट आंसर तो 26.7 आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे, पर 26.7 यहाँ पे दे ही नहीं रखा, क्योंकि राउंड ऑफ करना नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एक में राउंड ऑफ करा एक में नहीं करा। तो आपको राइट आंसर क्या आना है वहाँ पर? बी। थोड़ा सा भी एरर करा तो आपको गलत ऑप्शन भी दिए मिलेंगे, वहाँ पर भी क्लिक हो सकता है। तो 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये आपका इसी टाइप का एक क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स में आया था, ठीक है, 2019 में एक सेट के अंदर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है। कह रहा है दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो इसका सेंटर है ओ, ठीक है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये 12th क्लास में, पर वो आप क्वाइल के लिए पढ़ते हो एक, ठीक है। देखिए अगर इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आपने पढ़ा था बायट-सफ़र्ट लॉ, ठीक है। वो क्या पढ़ा था? μ0/4πI/dl sin थीटा डिवाइड बाय में r²। जब एक सर्कुलर कॉइल की बात करते हो तो सर्कुलर कॉइल के लिए आप देखो यहाँ पर जो dl एलिमेंट होता है छोटा सा, ठीक है, वो यहाँ पर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो dl एलिमेंट आइडियल साइन थीटा, यहाँ पर dl 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर आपका μ0/4πI/dl साइन 90 की जगह मैंने वही रख दिया अपॉन में r², ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते थे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता था μ0/4π। सारे dl को जोड़ दोगे तो सर्कल की सरकमफ्रेंस मिलेगी, मतलब 2πr, ठीक है। इसको भी r² ले लेता हूँ, 2π से 2π कट, यहाँ से कट गया, एक r से एक r कट गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो आता था μ0I अपॉन में 2r। क्लियर? पर ये एक 360 डिग्री की कॉइल के लिए होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको पता लग गई कि 360 डिग्री का कॉइल है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर में वो होता है μ0I अपॉन में 2r, ठीक है। थीटा डिग्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 30 है, 60 भी हो सकता था, तो फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए बोल रखा है तो भाई थीटा का मान कितना रख दोगे? 30 डिग्री रख दोगे, बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 1 0 से 1 0 गया, 12 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको ए और बी बिंदु के बीच में जो इफेक्टिव है, टोटल आपका रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो बताना है क्या होगा। अगर समझने वाले समझ चुके होंगे कि ये कौन सा फिगर है, किस तरह से आंसर देता है अपना, तो यस, इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अभी बात करते हैं उसके बारे में।
आंसर आई होप सबका सही आए इसका। फिर मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इट्स अ ब्रिजस्टोन ब्रिज, देखिए ये बी, ये ए, ये 5, ये 5, ये 10, ये 5 और ये 5, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बराबर है तो इसको हमने उड़ा दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वेस्टर्न ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वेस्टर्न ब्रिज नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे जो बीच में गैल्वेनोमीटर होता है तो वहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करे, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका क्या, वेस्टर्न ब्रिज। और अब देखो इसको जैसे हटाते, 5 और 5 किस में हो गए, पैरेलल में ना, सॉरी सीरीज में, तो 5 और 5 10, ये दोनों भी सीरीज में, ठीक है, श्रेणी क्रम में हो गए। तो 5 और 5 10, ठीक है, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ये दोनों आपस में किस में हो गए, पार्श्व क्रम में, पैरेलल में हो गए। तो 10 और 10 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/10 सोल्ड करोगे तो आंसर आएगा 5 ओम, ठीक है। पर आगे से कभी भी इसको सोल्ड मत करना, मैं अब आपको जो बता रहा हूँ आगे से कभी भी इसको सोल्ड मत करना। इस तरह का जो डायग्राम होता है और जहाँ पर आपको दिख जाए कि ये चारों रेजिस्टेंस बराबर है तो आंसर यही आएगा भाई। आंसर क्या आएगा, जो एक सिंगल जो रिपीट हो रहा है बार बार वही आंसर आता। अगर सोचो ये 10 होता तो आंसर 10, ठीक है, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये कुछ भी हो सकता है बीच वाला, ठीक है। इसको वेरी करवाते रहो, हमको तो सिर्फ साइड वालों के रेशियो से मतलब है। तो आंसर कितना आएगा, अगर उसका होता 5 तो 5, 10 होता तो 10, 15 होता तो 15, 20 होता तो 20, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा सोच सकते हो, जो ऊपर का बनेगा ना उसका हाफ कर देना, 10 और 10 का हाफ कितना होता है, 5 ही होता है भाई, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इनको लाइक करो, शेयर करो, जितना दूर दूर तक पहुंचा सकते हो बच्चों तक, ग्रुप्स में उन तक यहाँ ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं ऐसे ही शानदार वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।